बेटा एक टर्म होती है इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, ये ना जर्म्स का बड़ा अलग ही चल रहा होता है। बीमारी का नाम है, ये बीमारी है, और वर्म का नाम है एस्कैरिस। इसको बोलते हैं बेटा। हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक होता है जहाँ पर ब्लड रिसीव होता है, वो स्टोर करके रखते हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी होगी, सर्जरी हो गई किसी की, या फिर किसी को खून की जरूरत है, तो बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, खून चढ़ाया जाता है। हेलो माय क्यूट लिटिल ninjas, welcome back to ICSE वाला, welcome back to Titan series of biology subject. I hope you all are doing good, and today we are going to start with one short series of, not one short series, one short chapter, diseases, cause and control. So my name is Upasana and I'm your biology mentor. जैसे कि मैंने बताया, आज हम स्टार्ट करेंगे diseases, cause and control का one shot. अब इसके अंदर थोड़े से आपको फैक्ट्स याद करने पड़ सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट, दवाइयों के नाम, उनके कॉजेटिव एजेंट्स याद करने पड़ सकते हैं, बट इट इज ओके। इस चैप्टर के अंदर बेस्ट तरीका क्या है बेटा, ये जो भी यूनिट है, लास्ट वाली जो हेल्थ वाली यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के नाम और बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स और वेक्टर्स के नाम आपको याद करने। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप अगर बैच में हो या नहीं हो, शायद आपने स्कूल में इसको एक बार पढ़ लिया होगा, बैच में आपने एक बार पढ़ लिया होगा, और अभी आप इसका एक बार वन शॉट रिवीजन देख रहे हो। इसके बाद आपको बुक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 3-4 बार रीड करना है, और एग्जाम से पहले तो करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको थोड़े टाइम के लिए याद हो जाए, बट एग्जाम तक आप ये नाम भूल जाएं, कुछ टर्म्स भूल जाएं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अभी उनको मार्क कर लें अपनी बुक में, एंड एग्जाम से पहले उसको एक बहुत अच्छे से गुड रीडिंग, एक थोरो रीडिंग दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से समझ आ रहा है हमें डिसीजेस, कॉज एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर हमें डिसीजेस के नाम पढ़ने हैं भाई, है ना। कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, किन किन वेक्टर्स, किन किन एजेंट से ये डिसीज होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस से होने वाले डिसीजेस पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिसीज होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अ डिसीज। डिसीज इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड। अगर बॉडी की कोई नॉर्मल फंक्शन, मतलब नॉर्मल अभी हम है ना, अभी तुम बीमार नहीं हो, आई होप अभी, लाइक आई एम नॉट बीमार राइट नाउ, है ना, कुछ ना कोल्ड है ना कफ है एंड एवरीथिंग, सो आई एम डिसीज फ्री राइट नाउ। सर दर्द हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे, यानी कि हो सकता है कोई डिसीज होने के चांस हो। सो अगर बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है तो उसको हम बोलते हैं डिसीज्ड। डिसीज इज डिपार्चर ऑफ द नॉर्मल हेल्थ टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों ही डेफिनेशंस है बेटा डिसीज की। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ अ डिसीज। देखो, आपने अभी कोरोना देखा 2020 में, 2019 में जो कोरोना आया और जो लॉकडाउन लगा, सो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट डिसीज अबाउट वायरसेस। उसके अलावा कुछ डिसीजेस होते हैं जो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे मलेरिया एक डिसीज है, डेंगू एक डिसीज है, मच्छर के काटने से होता है ना। कई बीमारियों का सीजन आता है, कई बीमारियां होती हैं जो एक कंट्री से फैलती हुई दूसरे पूरे विश्व में फैल जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं। तो ये सब देखते हुए ना हमने बीमारियों की कुछ कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले यहाँ पर एक बीमारी है एंडेमिक डिसीज, एक कैटेगरी है एंडेमिक डिसीज, फिर है एपिडेमिक डिसीज, फिर है पैंडेमिक डिसीज और स्पोराडिक डिसीज। देखो, कम्युनिकेबिलिटी वेदर इन्फेक्शियस ड्यू टू जर्म्स और नॉन इन्फेक्शियस ड्यू टू द बॉडीज ओन पुअर फंक्शनिंग। बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, कितनी दूर तक कहां कहां बीमारी फैली हुई है, उसके बेस पर ये वाले 4 टाइप्स हैं। और बेस्ड ऑन कम्युनिकेबिलिटी, कि वो बीमारी एक इन्फेक्शियस पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन को हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। फिर हम ये भी देखते हैं भाई पैथोजन किस तरीके का है, क्या वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, क्या वो वायरस से होने वाली बीमारी है, या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट्स, मतलब इस बीमारी को फैला कौन रहा है, वो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ एयर से फैल रहे हैं, पानी से फैल रहे हैं, या फिर खाने और इंसेक्ट से फैल रहे हैं। तो हमने कैटेगरीज बनाई है डिसीज की, ये जगह के हिसाब से है बेटा, ये कम्युनिकेबिलिटी के हिसाब से है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये पैथोजन कौन सा है, पैथोजन क्या होता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करे।
देन काइंड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट्स, सो दीज आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिसीज। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस कुछ डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया एंडेमिक डिसीज। देखो एंडेमिक डिसीज ये कुछ एरियाज में ही मिलने वाला डिसीज है और कुछ लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल येलो फीवर इन सम कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, और गोइटर आपको सब हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलता है ज्यादातर। ऐसा क्यों? देखो जैसे अगर मैं गोइटर की बात करूं तो गोइटर क्या होता है, इट इज एक्चुअली हार्मोनल डिसीज। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो गोइटर एक सिम्टम निकल कर आ सकता है जिसमें नेक में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आयोडीन मिनरल बनाता है। आपने सुना होगा, ऐड भी आती है देश का नमक, टाटा नमक, और उसके अंदर बोलते हैं कि इट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि उस नमक में आयोडीन भी है। आयोडीन हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। हिमालयन रीजन्स पर, पहाड़ी इलाकों पर सॉइल में ही आयोडीन काफी कम होता है। अब उस कमी की वजह से लोगों की डाइट में भी आयोडीन कम जा रहा होगा, है ना। अब जितना भी आयोडीन लेते हो ना वो कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में ही लग जाता है। हिमालयन रीजन्स में आयोडीन की कमी है, वहां पर जो क्रॉप्स उग रही है वहां पर ही आयोडीन की कमी है, तो अक्सर लोग आयोडीन डेफिशिएंट हो जाते हैं और उनके अंदर गोइटर बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी ही अफ्रीकन कंट्रीज में येलो फीवर देखने को मिलता है। देन एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक डिसीज एक ऐसा डिसीज है विच ब्रेक्स आउट एंड स्प्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इफेक्टिंग लार्जर नंबर ऑफ पीपल। बेटा ये तो कुछ ही लोगों को इन्फेक्ट करेगा और कुछ एरिया में होगा, इन सर्टेन एरियाज। अगर एपिडेमिक डिसीज की बात करें तो ये एक ऐसा डिसीज है जो ब्रेकआउट होता है, स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे लोगों तक फैलता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेग इन इंडिया इन 1994, ये सूरत से अलग अलग जगह पर फैला था। ठीक है, आगे आ जाओ। एपिडेमिक डिसीज के बाद एक है पैंडेमिक डिसीज, जिसमें बहुत फेमस एग्जांपल है कोविड, कोरोना वायरस, है ना। एड्स ऑल्सो। सो व्हेन द डिसीज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे विश्व में फैल जाए, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, तो उसको हम पैंडेमिक डिसीज बोलते हैं। फिर है देखो स्पोराडिक डिसीज, ये आपको कुछ कुछ जगह पर मिलेगा, जैसे स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स कुछ जगह फैल जाते हैं ना, तो सेम तरीके से ये डिसीज है जो आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिलता है, और कुछ इसके केसेस आपको हर जगह थोड़े देखने को मिल जाएंगे। जैसे मलेरिया का पेशेंट यहाँ भी हो सकता है, यूएसए में भी हो सकता है। कॉलरा जो है गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है, तो इसके भी कुछ पेशेंट्स आपको दिख सकते हैं, अलग अलग जगह फैले हुए हैं इसके पेशेंट्स। सो स्पोराडिक डिसीज। तो 4 कैटेगरीज डन हो गई, 4 एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस आपने डिसीज पढ़ लिया। नाउ लेट अस जंप टू केस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेबिलिटी। तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस दोनों में डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से होते हैं? जो कि जल्दी नहीं फैलते हैं, देयर इज नो जर्म है किसी के अंदर तो वो जर्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है, बट ये बीमारी बेटा जर्म्स की वजह से नहीं होती। इट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक्चुअली ये मोस्टली डेफिशिएंसी डिसीजेस इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि अगर किसी की डाइट में आयरन की कमी है तो उसको एनीमिया हो जाएगा, किसी की बॉडी के अंदर हार्मोन का डिसबैलेंस है तो उसको कोई और बीमारी हो जाएगी, किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो उसको डायबिटीज हो सकता है, किसी की बॉडी के अंदर अगर एडीएच की मैं बात करूं, एडीएच नहीं बन रहा है तो उसको दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट डिसीजेस। यहाँ पर देखो डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, सब जेनेटिक डिसीज भी इसमें आ सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसीज है बेटा जिसमें कलर का डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन, स्पेशली रेड और ग्रीन में। उनको पता भी नहीं होता, और लड़कों के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब ये क्लास 10th में पढ़ोगे आप कि क्यों ऐसा है कि कलर ब्लाइंडनेस लड़कों में ज्यादा है और लड़कियों में कम, बट कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसीज है जो जन्म से है। अब मैं किसी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन के साथ बैठी हूँ तो बेटा वो उसकी जीन्स में प्रॉब्लम है, उसके साथ बैठने से, उसके थाली में खाना खाने से, टॉवल शेयरिंग से वो बीमारी नहीं फैलेगी। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर, नॉन इन्फेक्शियस के अंदर। ऐसे ही कैंसर ले लो, है ना, बेरी हार्ट अटैक। सो दीज आर द डिसीजेस जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीजेस की, जो कि जर्म्स की वजह से होते हैं, यानी कि पैथोजेंस की वजह से होते हैं, और ये फैलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। इसकी वजह से बीमारी फैलती है। जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स है, जैसे अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर पैथोजेंस, तो आप सिंपली लिख कर आएंगे वो जर्म्स जो बीमारियां करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, एंड ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाते हैं, इसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं ना यार। इन्फेक्शन हो गया, घर में किसी को कोल्ड होता है, फिर 4-5 को, सारे फैमिली मेंबर्स को कोल्ड हो जाते हैं, यानी कि वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन फैल रहा है। देन any infectious disease does not appear immediately, but it may take
some time for the symptoms to appear. बेटा एक टर्म होती है इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, ये ना जर्म्स का बड़ा अलग ही चल रहा होता है। ये एक दिन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, बट जरूरी नहीं है तुरंत एंटर करते ही सिम्टम्स दिखाएं। हो सकता है कुछ टाइम बाद सिम्टम्स दिखाएं। अलग अलग बीमारियों का अलग अलग ये टाइम पीरियड हो सकता है। चिल करने वाला, बॉडी में गए कुछ देर चिल किया और कहते हैं यार अभी नहीं, अभी तो आए हैं, अभी तो बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर तबाही मचाएंगे। सो ये इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड है, वो टाइम जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया, यानी कि जर्म्स बॉडी के अंदर आए और फिर उनने जब सिम्टम्स दिखाना शुरू करे, तो दिखाने से पहले और एंट्री के बीच का जो टाइम है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होगा, मतलब दिख ही नहीं रहा है सिम्टम, जैसे कि कॉलरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया। इन्फेक्शन आ चुका है बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन बोलना गलत है, जर्म आ चुका है बॉडी के अंदर, बट सिम्टम दिखाने में उसने कुछ टाइम लिया, और वो जो टाइम लिया उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। बेटा कुछ कुछ बीमारी में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा भी हो सकता है। चलो, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज, तो वो किसकी वजह से फैल रहे हैं, पैथोजेंस की वजह से फैल रहे हैं। कौन कौन से पैथोजेंस है बेटा, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ। वर्म्स की वजह से भी कुछ बीमारियां होती है, फॉर एग्जाम्पल एस्कैरिस इज अ वर्म, एस्कैरियासिस बीमारी करता है, टेपवर्म बीमारी करता है, ठीक है। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये सारे बीमारी करने वाले कुछ कीड़े होते हैं। कीड़े हमारी बॉडी में नहीं जाते, इनकी अंडे हमारी बॉडी में अगर चले गए तो ये बीमारियां कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी है, कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। वायरसेस से होने वाली जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस वाली, एड्स, चिकनपॉक्स एंड हेपेटाइटिस। प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। और वर्म से होने वाली एस्कैरिस, टेनियासिस एंड फिलारियासिस। बेटा आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी इस चैप्टर को करते हुए, स्पेशली इन टाइटन सीरीज, कि हम बैच में बहुत डिटेल में और विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, बट जब वन शॉट की बात आती है तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं, और स्पेशली हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, वो लैंग्वेज जो आप बुक्स में से पढ़कर अपने आंसर शीट में लिख कर आओगे। मैं हर बच्चे को अभी से सजेस्ट कर रही हूँ कि बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, बट वो कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में अगर रिटेन करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक लाइन बुक की रीड करो। कोई भी पब्लिशर आपके पास है, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम द बुक ऑफ ऑल द चैप्टर्स, स्पेशली थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स में। आप एसएसटी में भी इसको यूज कर सकते हो, टेक्निक की आपको बुक रीड करनी है और बार बार अंडरलाइन करना है। मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स में इतना पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर सम थियोरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको बार बार बुक रीडिंग करनी चाहिए। वन सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड कर लेंगे। आगे आ जाओ बेटा, ये टेबल है, यू हैव टू जस्ट गिव इट अ गुड रीडिंग कि कौन से बीमारी का कितना इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर निमोनिया की बात की जाए तो निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 दिन का होता है। डिप्थेरिया का 2 से 5 दिन का होता है। कॉलरा का 2 से 6 दिन का भी हो सकता है। टेटनस का 4 to 20 डेज। गोनोरिया ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसका 5 से 10 दिन हो सकता है। पोलियो का 7 to 14 डेज, टाइफाइड का 7 to 14 डेज, मीजल्स का 10 to 12 डेज, स्मॉल पॉक्स का 7 to 12 डेज, वूपिंग कफ, इसको काली खांसी भी बोलते हैं, 10 to 15 डेज, मम्स, चिकन पॉक्स है ना, रेबीज अबाउट 1 मंथ, लेप्रोसी ये एक स्किन डिसीज है बेटा अप टू सेवरल ईयर्स, एंड HIV और एड्स अप टू 12 और मोर ईयर्स। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो वायरस से होने वाला डिसीज है एड्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, 10 से 12 साल। यानी कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और 10 से 12 साल बाद हो सकता है ये सिम्टम्स दिखाए, ठीक है। सो दीज आर द इंक्यूबेशन पीरियड के टाइमिंग। अब हम एक टैबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं, बट ये कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हटा देते हैं। द डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, द फर्स्ट 3 आर इन द सिलेबस। कौन से 3 है बेटा सिलेबस में, आओ इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं सिलेबस में। एक्चुअली इस टेबल को कुछ हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। देखो बेटा सबसे पहले हमको पढ़ना है कौन सा डिसीज, ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सी बीमारी है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी बोलते हैं इसको। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। एक ट्यूबरक्यूलोसिस पढ़नी है, कॉलरा पढ़ना है, एक टाइफाइड पढ़ना है। ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और बीमारी का नाम भी देखो ट्यूबरक्यूलोसिस है।
कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरेई नाम के बैक्टीरिया से होता है। विब्रियो मतलब, विब्रियो एक बैक्टीरिया की शेप है बेटा, जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरेई, और वो कॉलरा नाम की बीमारी कर रहा है। फिर है एक देखो सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये टाइफाइड बीमारी करता है ये बैक्टीरिया। टाइफाइड की भी अलग कहानी है जो हमने बैच में एक बार डिस्कस भी करी थी कि टाइफाइड बीमारी जो है वो बेटा गंदे खाने से आती है। एंड देयर वाज दिस लेडी जिसको सबसे पहले टाइफाइड था, और वो एक शेफ थी, एंड उसको टाइफाइड था, वो खाना बनाती थी, हाथ वाथ नहीं धोती थी, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करती थी, तो वो जो खाना बना रही थी उसकी बॉडी से वो बैक्टीरिया उन लोगों के खाने में चले गए जिसको उन्होंने खाना परोसा, ठीक है, एंड वहां से वो बीमारी स्टार्ट हुई थी, फैली थी लोगों के अंदर। चलो, नाम याद हो गया कौन से बैक्टीरिया बीमारी कर रहे हैं। अब आ जाओ इंक्यूबेशन पीरियड। तो टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 हफ्ते हो सकता है। बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन की एक एड भी आई थी कि अगर आपको खांसी जो है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है तो हो सकता है वो टीबी हो, तो जरूर चेकअप करा ले। कॉलरा का कुछ घंटे से 6 दिन भी हो सकता है, और टाइफाइड का 7 to 14 डेज हो सकता है। अब ये फैलती कैसे हैं बीमारियां? देखो, टीबी हो सकता है एयर से फैले, डस्ट से फैले, एंड स्पूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। बेटा इसमें खांसी बहुत आती है टीबी के अंदर, और जब पर्सन खांसता है तो उसकी बॉडी के बैक्टीरियाज या जर्म्स बाहर आते हैं, वो एयर में रह जाते हैं या फिर आसपास सरफेस पर रह जाते हैं, और अगर आप उसी एयर, इन्फेक्टेड एयर या उस सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये बीमारी आपको हो सकती है। स्पूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बलगम जो होती है ना बेटा, जब हम खांसते हैं तो म्यूकस प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा, तो वो म्यूकस में इन्फेक्शन है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाए तो भी बीमारी फैल सकती है। अगर कॉलरा और टाइफाइड की बात करें तो ये इन्फेक्शियस फूड और वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ड्रिंक्स एंड स्प्रेड बाय फ्लाइज, मक्खी मच्छर से फैलती है बीमारी, और कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क एंड थ्रू फ्लाइज। कॉलरा एंड टाइफाइड दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम होता है। फिर आ जाओ सिम्टम्स। टीबी के अंदर आपको बहुत टाइम तक खांसी रहेगी, दोपहर में फीवर चढ़ेगा, हो सकता है जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, मतलब खांसते हैं और जो बलगम आती है उसमें ब्लड आ जाए, वजन घटेगा, थकान होगी, चेस्ट में पेन होगा बिकॉज ऑफ कंजेशन, और सांस ठीक से नहीं आएगा यानी कि ब्रेथलेसनेस। अगर कॉलरा की बात करें तो एक्यूट डायरिया, बेटा लूज मोशंस हो जाएंगे एंड वॉमिटिंग आएगी, पेट में दर्द होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और रिड्यूस्ड यूरिनेशन या नो यूरिनेशन, मतलब बिल्कुल भी यूरिन पास आउट नहीं होगा। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कॉलरा में, एक्चुअली आपकी बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। डायरिया के अंदर यही होता है कि आपकी बॉडी में फीकल मैटर जा रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी एब्जॉर्ब होता है नॉर्मल कंडीशंस में, अब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पानी और फीकल मैटर साथ साथ बॉडी से पास आउट हो रहे हैं, जिसको हम डायरिया बोल देते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी फीकल मैटर से निकल गया यानी कि डिहाइड्रेशन हो गई। अब जब किडनी ये सेंस करती है कि बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है, तो वो यूरिन नहीं पास करती। यूरिन में यूरिया है जो कि बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, और पानी है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम पास करते हैं एक दिन में ऑन एन एवरेज, ठीक है। देन जब किडनी ने सेंस किया कि यार बॉडी में तो बड़ा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो अब किडनी यूरिन नहीं बनाती, ताकि वो पानी को बचा सके। बट इस चक्कर में जो यूरिया है, यूरिन से पास हो जाना चाहिए था, वो पास आउट नहीं हो रहा, और बॉडी में यूरिया इकट्ठा हो रहा है। यूरिया इज वेरी टॉक्सिक, पास हो जाना चाहिए यूरिन में, बट इस कंडीशन में यूरिन पास नहीं हो रहा, तो यूरिया बॉडी में इकट्ठा हो गया एंड बॉडी काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। टाइफाइड में क्या होता है, इसमें भी फीवर आफ्टरनून में लगता है, चढ़ता है, एक्यूट हेडेक, रेड नोज, रेडिश इरप्शन ऑन द चेस्ट एंड डायरिया। बेटा इसमें फीवर आता है एंड फीवर टाइम के हिसाब से बढ़ता और कम होता रहता है। अब इसके प्रिवेंशन की बात करनी है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ सकता है क्योंकि ये नाम है। सो लेट अस टॉक अबाउट टीबी फर्स्ट। प्रिवेंशन क्या है बेटा, इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर बीसीजी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, है ना। बेसिलस कैलमाइड ग्यूरिन, सारे बच्चे कमेंट्स में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे और सही स्पेलिंग लिखेंगे। बीसीजी वैक्सीनेशन है जो टीबी के लिए लगाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, भाई पेशेंट को दूर रखो, क्योंकि क्वारंटीन तो हमने वायरस में देखा ही था, हर बीमारी में जो इन्फेक्शियस बीमारी है उससे सेपरेशन बना के रखना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। कॉलरा और टाइफाइड में दोनों में ही हमें
बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, सैनिटेशन साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, मक्खी मच्छर को कंट्रोल करना चाहिए, अवॉइड एक्सपोज्ड फूड यानी कि जो ठेले पे गोलगप्पे फ्रूट सब वगैरह मिलते हैं ना बेटा जिसमें मक्खी बैठ रही होती है वो नहीं खाना चाहिए, एंड एंटी कॉलरा इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन, क्लोरोमाइसिटिन इज द एंटीबायोटिक, याद करना पड़ेगा, क्लोरोमाइसिटिन इज द एंटीबायोटिक फॉर टाइफाइड, और एंटी टाइफाइड वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है बेटा, हम वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। सो दीज आर द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट फॉर दीज बैक्टीरियल डिसीजेस। तो बैक्टीरियल डिसीजेस में तीनों चीजें पढ़नी है, तीनों में आपने इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स पढ़ लिए, प्रिवेंशन पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है बेटा। डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से डिसीज है? सबसे पहला तो डिसीज है आपके पास मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी, हाइजीन अ की टू हेल्थ। अब उसके अंदर आपने क्या देखा था कि ये एक मछली के काटने से होता है, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो की बाइट से होता है। ठीक है, आगे आ जाए। अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबा से होने वाली डाइसेंट्री, एक अमीबा होता है जिसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये जो अमीबा है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल को ब्रेक करता है। ये जो अमीबा है वो खा जाता है बेटा हमारे अंदर वाली जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है उसमें बीच बीच में ब्रेक डाउन कर देता है, लाइनिंग को ब्रेक कर देता है, और उसके बाद जो लूज मोशंस और डायरिया आते हैं वो भी ब्लड के साथ आते हैं, इसको हिंदी में खूनी दस्त बोलते हैं। सो डायरिया विद ग्रिपिंग पेन, बहुत पेन होता है, एंड डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड समटाइम्स ब्लड इन द स्टूल्स। तो वो जो ब्लड दिख रहा है यानी कि इंटेस्टाइन में ब्रेक हो गया है, इंटेस्टाइन की वॉल ब्रेक हो गई है इस प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से, इस अमीबा के इन्फेक्शन से। ऑलवेज रिमेंबर कि ये वन शॉट चल रहे हैं जिसमें रिपीटिशन कम होता है और टू द पॉइंट सारी बातें होती है। वन शॉट और बैच के लेक्चर्स में यही डिफरेंस है, हम छोड़ते नहीं है कुछ, बट हाँ हम टू द पॉइंट बात करते हैं। उसके बाद है बेटा स्लीपिंग सिकनेस। अब ये बीमारी सुनने में लगती है वाओ मैम ये बीमारी तो हमें हो जाए काश, स्लीपिंग सिकनेस, सोते रहेंगे फिर बीमारी भी है तो घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, घर वाले तो कहेंगे बेचारा बीमार है। तो बेटा बीमारी जैसा इसका कुछ है नहीं। एक्चुअली स्लीपिंग सिकनेस में इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया मतलब नींद ही नहीं आती है, नींद का पैटर्न बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और ये इसका मेन सिम्टम नहीं है। मेन सिम्टम में तो और भी चीजें हैं, हेडेक हो जाना, इचीनेस हो जाना, जॉइंट पेन हो जाना बेटा। ठीक है, तो पहले फेज में ये होगा जॉइंट पेन, इचीनेस, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, और ये होता किसकी वजह से है? इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई गैम्बियंस, या फिर ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई रोडसियंस। अब बेटा इतने खतरनाक नाम है, सो आप दोनों के नाम तो याद कर सकते हैं, बट एक दो नाम है इस चैप्टर के अंदर जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। ये सीसी फ्लाई के काटने से होता है, दिस इज द फ्लाई, ये वेक्टर है बेटा इस बीमारी की, नाम क्या है? सीसी फ्लाई। और इसके सिम्टम्स तो आपने देख ही लिए, हालांकि ये बीमारी बाद में जाकर थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है, जिसमें मैंने कहा कि नींद नहीं आती और भी अलग अलग सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है उसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा? कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल है जैसे कि मिलार्सोप्रोल। मैं पहले ही बता रही हूँ इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि आपको कुछ ड्रग्स और बीमारी और साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं। तो आप इस चैप्टर की एक छोटी सी ट्रिक है कि आप उसको बुक से तो रीड करेंगे ही हर चैप्टर की तरह, बट लास्ट में आप उन पॉइंट्स को हल्का सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए या हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम से थोड़ी देर पहले इसको रिवाइज करो। अब हर बच्चे का अलग तरीका होता है, जैसे एग्जाम अगर मेरा 8 बजे है तो मैं सुबह बस में अगर 6 बजे जा रही हूँ तो मैं तब भी रिवाइज करते हुए जाती थी। अगर आप एक थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ते हो, एक दिन पहले तक, एक टाइम तक अपनी पढ़ाई बंद कर देते हो अपने दिमाग में सब कुछ रिटेन करने के लिए, तो बेटा लास्ट मिनट रिवीजन में जरूर इसको कर लेना। मेरे कहने का मतलब है आप जब भी लास्ट मिनट रिवीजन करें, एक दिन पहले करें, 2 दिन पहले करें, या एग्जाम से जस्ट पहले करें, एग्जाम शुरू होने से पहले भी कुछ बच्चे रिवाइज कर रहे होते हैं, उनमें से थी मैं, तो आप उस टाइम जरूर इन ड्रग्स का नाम देख लें, क्योंकि हर बच्चा भूल सकता है बेटा ये बात, तो इट इज ओके। एक बार आप एग्जाम से पहले रीड कर लोगे आपके दिमाग में रह जाएगा। सो कुछ ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करेंगे। ड्रग्स का मतलब यहाँ पर वो वाले ड्रग्स नहीं है कोकेन वाले, यहाँ पर दवाइयों की बात हो रही है। अब आ जाओ वो बीमारियां जो कि वर्म से होती हैं, और ये वर्म्स पैरासाइट होते हैं। पहले तो पैरासाइट का मतलब देखो, पैरासाइट वर्म्स, पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो होस्ट बॉडी ढूंढते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएंगे,
उनके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है या उनकी बॉडी में जहां जहां खाना मिल रहा है वहां वहां अपना घर बना लेते हैं। जैसे ये वर्म है एस्कैरियस, एस्कैरियस वर्म्स मेल फीमेल दो अलग अलग होते हैं इसके अंदर। बेटा ये दोनों वर्म्स अंडे जो देते हैं, इनके अंडे हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और इंटेस्टाइन में इनका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी इंटेस्टाइन ही बर्स्ट हो जाती है बेटा, फट जाती है इनके इतने ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट की वजह से। सो एस्कैरिस बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस, ये बीमारी है, और वर्म का नाम है एस्कैरिस। इसको कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं बेटा, इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं। बड़ी लंबी सी बॉडी है इसकी, है ना, सिलेंड्रिकल होती है। फीमेल्स जो होती है उनका साइज मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। मेल्स को हम कैसे पहचानेंगे? जो मेल्स का एक एंड होता है वो कर्व्ड होता है, और जो फीमेल होती है वो साइज में लंबी होती है, उसका एंड कर्व नहीं होता है। ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द होस्ट। फीमेल बहुत सारे अंडे देती है कि दिन में, और वो जो अंडे हैं पेशेंट की फीसिस से बाहर निकलते हैं, पेशेंट के फीकल मैटर से बाहर निकल जाते हैं। अब उसी फीकल मैटर के ऊपर मक्खियां मच्छर भिनभिनाते हैं, और जहां जहां वो जाएंगे उनके पैरों से चिपक कर ये वर्म्स भी उसी जगह चले जाएंगे, अंडे चिपक जाएंगे उनके पैरों से, बहुत ही छोटे होते हैं ना क्योंकि। नाउ डिसीजेस कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म्स में एक और डिसीज है जिसका नाम है टेनियासिस। पहला था स्कैरियासिस, दूसरा है टेनियासिस। ये भी एक वर्म से होता है और इस वर्म का नाम है टेनिया सोलियम। इस वर्म का नाम है बेटा टेनिया सोलियम। अब ये साइंटिफिक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं टेपवर्म। अब टेपवर्म के बारे में सुनो। जो टेपवर्म है उसमें मेल फीमेल जैसा कुछ डाइमॉर्फिज्म नहीं है, ये एक ही होता है। इंसान की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में बहुत ही लंबा एक ही वर्म रहता है, एक से ज्यादा कभी नहीं होते। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है बेटा, 1 से 2 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ये राउंड नहीं होता, बिल्कुल चपटा हुआ वर्म होता है, टेपवर्म बोलते हैं इसको। ये किसकी वजह से फैलता है बेटा? अगर हम पोर्क खा रहे हैं, पोर्क क्या होता है? पिग का मांस जो होता है ना, या फिर अगर हम इन्फेक्टेड बीफ खा रहे हैं। एक्चुअली ये जो वर्म है इसकी लाइफ साइकिल है जो 2 जगह पूरी होती है, या तो ये पिग या बीफ के अंदर मिलेगा, पोर्क या बीफ के अंदर। बीफ क्या होता है बेटा? गाय भैंस का मांस, और पोर्क क्या होता है? पिग का मांस। तो उसके फ्लैश के अंदर और हमारे अंदर इसकी साइकिल कंप्लीट होती है, लाइफ साइकिल जो होती है। तो ये दोनों होस्ट बॉडी हैं जहां पर ये मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर एक ही मिलता है, एंड फीकल मैटर से बेटा इसकी बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट्स बाहर आ जाते हैं। जहां जहां वो फ्रेगमेंट्स जाएंगे वहां वहां बीमारी फैल जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा, एंड इट में एक्सीड द लेंथ ऑफ 1 मीटर और सो। जैसे मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इसकी लेंथ हो जाएगी। करता क्या है, हमारी इंटेस्टाइन में जो आधा पचा हुआ खाना पहुंचता है उसी खाने को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। फिर एक और वर्म से होने वाली बीमारी है एलिफेंटियासिस। पिछले चैप्टर में, पिछले नहीं, हाइजीन अ की टू हेल्थ, हाँ, उसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि जो मस्क्यूटो है वो इस बीमारी को फैलाती है। कौन सी मस्क्यूटो बेटा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यूलेक्स मस्क्यूटो है ना, हाँ यहाँ लिखा भी हुआ है क्यूलेक्स मस्क्यूटो। क्यूलेक्स मस्क्यूटो वेक्टर है, हो रही है ये वर्म से। वर्म की फोटो हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। तो इट इज कॉज्ड बाय द फिलारियल वर्म जिसका नाम है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। देखो, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। अब इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मस्क्यूटो। ये वर्म मस्क्यूटो के अंदर बैठा हुआ था, ट्रैवल कर रहा था, और मस्क्यूटो ने जब हमें बाइट किया तो वो वर्म हमारे अंदर आ गया। अब इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? देखो, स्वेलिंग। लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है, लिम्फ को एक जगह पर बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेगा जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी बेटा। एंड बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस। लिम्फेटिक सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इफेक्ट्स मेनली द लिम्स, यानी कि हाथ और पैर को इफेक्ट करता है। हाथ और पैर को इफेक्ट करता है, ऐसे हाथ पैर हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है ना हाथी जैसा पैर है बेटा, बड़ी भयंकर बीमारी है। अब आ जाओ वायरस से होने वाले डिसीजेस। तो वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी पढ़नी है तुमको? एक तो पढ़ना है बेटा, पहले तो वायरसेस पढ़ेंगे, उसके बाद बीमारी कौन कौन सी पढ़नी है? एड्स पढ़ना है, ठीक है, HIV एड्स पढ़ना है, हेपेटाइटिस भी पढ़ना होगा, है ना शायद? यस, हेपेटाइटिस भी पढ़ना है। चलो देखो, पहले समझते हैं वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस को ना ही लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मोस्टली RNA होता है, ठीक है, एंड इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैटेगरी में नहीं डाला जाता।
क्योंकि इनको अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने के लिए या आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। ये होस्ट बॉडी के सेल्स के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं और उन्हीं के सेल्स से अपने बच्चे बनवाते हैं, यानी कि अपना रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो जो होस्ट बॉडी के खुद के सेल्स है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे बेटा। इसीलिए वायरस इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कुछ वायरस इन्फेक्शन हमारी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को ही टारगेट करते हैं और हमें मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एड्स की बात कर रही हूँ। HIV वायरस, ये वायरस जो है इसका इलाज अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि ये सीधा हमारे इम्यूनिटी सेल्स को टारगेट करता है बेटा। एंटीबॉडीज बनाने वाले टी सेल्स को ही टारगेट कर देता है। तो वो सेल्स जो कि हमें बचा रहे थे बीमारी से, वो खुद ही मर जाएंगे। तो आज तक हमें एड्स का वैसे इलाज नहीं मिल पाया है। वायरसेस होते क्या है, अगर डेफिनेशन आए तो एक्सट्रीमली स्मॉल सब्सटेंसेस। ये कौन से न्यूक्लिक एसिड से बना है? न्यूक्लिक एसिड जब पूछा जाए, यानी कि डीएनए और आरएनए, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो मोस्टली आरएनए होता है और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, नेचर में कहीं भी हो सकते हैं। दे कैन लिव ओनली इनसाइड द सेल। तो वायरसेस की कैटेगरी जो है, हम वायरसेस के लिए बोलते हैं कि देखो वायरसेस जो है वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेल के अंदर ही रह सकते हैं। जब तक होस्ट बॉडी मिलेगी तभी ये लिविंग की तरह बिहेव कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। दे टेक ओवर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल, मतलब जिस सेल पर अटैक किया वो होस्ट सेल हो जाएगा, उसी का मेटाबॉलिज्म, उसी की साइकिल में अपना जेनेटिक मटेरियल घुसा देते हैं बेटा। जैसे हाईजैक कर लेते हैं, एक तरीके से हाईजैक करके उसी से अपना काम कराना शुरू कर देते हैं, इन देयर ओन फेवर, प्रोड्यूसिंग मोर वायरसेस एंड यूजुअली किलिंग द होस्ट सेल। इससे होस्ट सेल खुद तो मर ही जाएगा। कुछ ऐसा होता है बेटा, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया खाने वाला वायरस है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अगर मैं तुमको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, कहां गया, अरे ये रहा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो इसके अंदर सेंटर में आरएनए पड़ा हुआ है, उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, और लास्ट में बेटा ग्लाइकोलिपिड्स की कवरिंग होती है। हालांकि स्ट्रक्चर नहीं आएगा, बट अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, ये डायग्राम तुमको किसका दिख रहा है? सो दिस डायग्राम इज एक्चुअली ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल में मोस्टली इनके पास आरएनए है, बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग्स है, प्रोटीन के कैप्सूल हैं, और सबसे लास्ट में बेटा ग्लाइकोलिपिड्स की कवरिंग होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वायरल डिसीजेस आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? दे अटैक ओनली वन काइंड ऑफ द वायरस ऑफ, यस, एक तो आपको HIV पढ़ना है, कोविड पढ़ना है और हेपेटाइटिस पढ़ना है। बट यहाँ पर देखो, द वायरस ऑफ myxomatosis, which is fatal to rabbits, has no effect on man, and similarly the rabbits do not catch the common cold and flu। तो बोल रहे हैं कि ये देखो, जो वायरस है वो एक स्पीशीज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और दूसरी स्पीशीज को हो सकता है कुछ भी इफेक्ट ना करे। ठीक है बेटा, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कि वायरस के ऐसे कौन से फीचर्स है कि हम उसको लिविंग बोलते हैं और कौन से फीचर्स है हम उसको नॉन लिविंग भी कैटेगराइज करते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे होस्ट सेल में तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि लिविंग हो गए। बट जब ये रिस्पायर, मतलब अगर ये फ्री सरफेस पर है, तो तब ये कोई रेस्पिरेशन शो नहीं करते, इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती, ना ये ग्रो करते हैं ना ये मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इनके पास होस्ट सेल नहीं है। तो सारे नॉन लिविंग वाले फीचर्स हो गए। दे कमांड द होस्ट सेल एंड बिहेव लाइक लिविंग बींग्स इनसाइड द होस्ट। ये प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स और अलग अलग एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट इनको हम क्रिस्टलाइज करके इनएक्टिव कर सकते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक। आगे आ जाइए। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर HIV एड्स के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है, और एड्स बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सबसे पहले बेटा USA 1981 में रिकॉग्नाइज हुई थी। एंड द प्रॉब्लम इज, ये इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है। देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ दिस एड्स। इंडिया में अकेले ही बेटा बहुत सारे केसेस, यानी कि ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं दैट 2 लाख से भी ज्यादा केसेस कंफर्म हुए हैं। अब देखो, इसका कोई क्योर नहीं है, 1 पॉइंट, इट हैज नो क्योर, एंड इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। द डिसीज इज ऑलमोस्ट फेटल। पीपल इन द एज ऑफ 20 to 39 आर मोर प्रोन टू गेटिंग दिस वायरस। अब होता क्या है, इसको समझते हैं। एक्चुअली जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, लुक एट द नेम, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अगर किसी को HIV है तो हम बोलते हैं द पर्सन इज HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव के गले लगने से, HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ बैठने से HIV नहीं फैलता है। HIV सिर्फ और सिर्फ बेटा कुछ कंडीशंस पर फैलता है, यानी कि अगर उस पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स किसी के बॉडी फ्लूइड से मिक्स हो रहे हैं
तो ये इन्फेक्शन उस पर्सन को हो सकता है। या फिर बेटा ये मम्मी, मान लो कोई मम्मी है और वो HIV पॉजिटिव है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो HIV वायरस उनके बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जा सकता है। तो ये बेटा मदर से बच्चे के अंदर भी जा सकता है, मदर टू फीटस, मदर टू चाइल्ड, ठीक है। मदर्स मिल्क से भी जा सकता है बेटा, मदर्स मिल्क से भी जा सकता है बच्चे के अंदर। जैसे कि हमने लिखा बॉडी फ्लूइड से पास होता है, यानी कि ब्लड इज ऑल्सो अ बॉडी फ्लूइड। तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है और हमने उसको निडल लगाई, कोई इंजेक्शन लगाया, अब जो हमने सुई लगाई है, जो इंजेक्शन लगाया, उसके टिप के ऊपर वो HIV वायरस आ जाएगा। हम किसी हेल्दी पेशेंट को अगर सेम इंजेक्शन लगा दें तो वो उस पर्सन का वायरस अब नॉर्मल पर्सन के अंदर चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जब भी हम किसी भी बीमारी में इंजेक्शन लगवाते हैं तो बिल्कुल वो फ्रेश निडल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई गई हो और वो वायरस उसी निडल पर हो और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए जिसमें बेटा गलत इंजेक्शंस लगा दिए गए थे, ऐसे इंजेक्शंस लगा दिए गए थे पेशेंट्स को और वो सारे अचानक से HIV पॉजिटिव निकले। तो यूज्ड निडल्स, पुरानी निडल्स यूज नहीं करनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल है बेटा, जब लोग टैटू बनवाते हैं तो टैटू में भी निडल से ही बनाया जाता है वो टैटू, वो यूज्ड निडल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश निडल होनी चाहिए। सो इट कैन स्प्रेड थ्रू मदर टू फीटस, मदर्स मिल्क, देन थ्रू ब्लड, देन ऑल्सो थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, जिसके अंदर बेटा सीमेन भी आ जाता है और वेजाइनल फ्लूइड भी आ जाता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से विदाउट प्रोटेक्शन अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है एंड वन ऑफ द कपल इज HIV पॉजिटिव, तो दूसरे कपल को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ इट इज, ये तो हमने पढ़ा कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। इट हैज बीन डिटेक्टेड इन द बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि ये ब्लड में है, क्योंकि ये सीमेन में है। बेटा सलाइवा में भी होता है, आंसुओं में भी होता है, यूरिन में भी होता है, ये बॉडी के फ्लूइड्स है। और बाकी फ्लूइड्स मैंने यहाँ लिख दिए। अगर इनकी मिक्सिंग हो रही है दूसरे पर्सन से तो HIV फैलने के चांसेस होते हैं। ये अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। इम्यून सिस्टम में वो T सेल्स होती है जो कि किल करेंगे, दूसरे वायरसेस के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे, बट खुद ही अब देखो जो एंटीबॉडीज बनाने वाला सोर्स है वही मर जाता है। द पेशेंट सफर्स फ्रॉम माइनर इन्फेक्शंस ऑफ डिसीजेस एंड इवन द कैंसर अपीयर व्हेन द इम्यून सिस्टम फेल्स। तो होता क्या है, मान लो कोई HIV पॉजिटिव है, एक्चुअली इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी के अंदर आया और फिर उसके बाद उसने जो सिम्टम्स दिखाने शुरू किए, कुछ बीमारी में सिम्टम्स निकलने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ में कुछ महीने, तो कुछ में कुछ साल लग जाते हैं। 10 से 12 साल लग सकते हैं बेटा HIV वायरस के सिम्टम्स निकलने में। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को किल करता है। इम्यून सेल्स जो है वो हमें हर छोटी बीमारी से बचा रहे हैं, बट अगर इम्यूनिटी वीक है या इम्यून सेल्स मर रहे हैं तो छोटी बीमारी भी एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। एक कोल्ड नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा में बदल जाएगा, है ना, कोई लंग का छोटा सा इन्फेक्शन होगा वो निमोनिया में बदल जाएगा। तो बहुत सारे इस तरीके से छोटी छोटी बीमारी एक बड़ा रूप ले लेती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome मतलब the person is dying from a group of diseases basically. पेन गिर गया। A person, यही हूँ, a person is dying from a group of diseases. Important मिल गया, ठीक है। चलो, HIV हो गया है। What is incubation period? ये देखो, the incubation period actually what is the definition? ये वो टाइम है बिटवीन रिसीविंग द इंफेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. इट कैन बी मे बी मोर देन 10 to 12 years in case of AIDS. During this period, the infected person show positive results for HIV and are popularly called as HIV positive. तो इंक्यूबेशन पीरियड है इतने टाइम का। उसके बाद बेटा जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है और सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं तो फिर हम उस पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ सालों तक ही बढ़ा सकते हैं एंड द पर्सन अल्टीमेटली डाइज. अब यहाँ पर आया, देखो हमने बात कर ली है वैसे ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है एड्स का. सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रहा है क्योंकि इस दौरान बॉडी के फ्लूइड्स जो है, मेन और वीमेन कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है. विमेन का वेजाइनल फ्लूइड और मेल का जो सीमेन है अगर उसकी मिक्सिंग हो गई तो एड्स फैल सकता है. वायरस जो है वो फ्लूइड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पैसेज के अंदर होता है. आगे आ जाओ. कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी HIV पॉजिटिव को कोई इंजेक्शन लगाया गया है, अगर वो दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए तो HIV फैल सकता है. इन मेनी सिचुएशन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम इंजरी और ड्यूरिंग सर्जरी एक्सेट्रा द पेशेंट्स हैव टू बी गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यहाँ बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है. हम बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं
हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक होता है जहाँ पर ब्लड रिसीव होता है, वो स्टोर करके रखते हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी होगी, सर्जरी हो गई किसी की, या फिर किसी को खून की जरूरत है, तो बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, खून चढ़ाया जाता है। मान लो वो ब्लड HIV पॉजिटिव है, उसके अंदर HIV वायरस है, तो वो तो हेल्दी पेशेंट के अंदर या फिर जिसको ब्लड की जरूरत है उसके अंदर चला जाएगा ना। तो आगे देखो, सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद द डिसीज थैलीसीमिया। ये एक केस है बेटा, एक केस है थैलेसीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो बच्चों के अंदर नहीं बनता है। उनकी वैसे ही वो बेचारे बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है, उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खून चढ़वाना पड़ता है। ऐसे चिल्ड्रन को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है 3 से 4 हफ्ते में। और अगर इनको HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, एक केस निकल कर आया था जिसमें थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे HIV पॉजिटिव भी निकल गए थे। मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे के अंदर जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू भी वायरस जा सकता है बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। थ्रू इन्फेक्शियस निडल्स, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर अगर हम टैटू बनवाते हैं तो भी ये वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट इज योर चिकन पॉक्स। सुना होगा आप सबने चिकन पॉक्स। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस वार्सिला जोस्टर। इट इज अ कॉमन कंटेजियस डिसीज बेटा, इन्फेक्शियस डिसीज है, बच्चों के अंदर ज्यादा होता है बट एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। अब आप ये बिल्कुल साथ बैठने से, शेयरिंग करने से, आप टावर शेयर कर रहे हो, रूम शेयर कर रहे हो, आसपास हो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, तो भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार तो देखो सब में आता ही है, सर दर्द होता है, थकान होती है और रैशेज आने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो इसका मेन सिम्टम है इरिटेटिंग रैशेज ऑन द स्किन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है चिकन पॉक्स का? आराम करने के लिए बोला जाता है क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो वायरस से होने वाली बीमारियों की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते क्योंकि ये होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज करके ही उसको किल कर रहे हैं। तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे भी तो बेटा हम अपने सेल को ही मारेंगे। तो वायरस के लिए हमारी इम्यूनिटी के ऊपर ही बात छोड़ दी जाती है कि हम इम्यूनिटी क्रिएट करें और उससे ठीक हो जाए। इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन से हम फिर भी बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को हम ट्रिगर करते हैं वैक्सीन लगाकर। पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में। ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट, कीपिंग द रैशेस क्लीन एंड ड्राई। एक्चुअली इसमें जो रैशेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खारिश होती है ना। सो बहुत ज्यादा टिंगलिंग होते हैं एंड जितना आप उसको रब करोगे, उस रैशेस को टच करोगे, उतना ज्यादा वो पूरी स्किन पर फैलते जाते हैं। तो उनको फैलने से बचाना होता है जिसके लिए कैलेमाइन लोशन आता है। ठीक है, रैशेज में कभी कभी छाले भी हो जाते हैं, छालों में पस और फ्लूइड भर जाता है। वो फ्लूइड जहां जहां स्किन पर जाएगा वहां और रैशेज हो जाएंगे। तो इसीलिए इट इज सजेस्टेड कि बिल्कुल भी रैशेज को रब नहीं करना है, ब्लिस्टर्स को नहीं छेड़ना है, बट वो बहुत अनकंट्रोलेबल होता है। इसीलिए उसको काम डाउन करने के लिए कैलेमाइन लोशन लगाया जाता है जिससे इचिंग कम हो जाए। एक आयुर्वेदिक इलाज भी है, देसी इलाज भी है कि नीम के पत्ते लगा लो, नीम का रस लगा लो। वैक्सीनेशन लगवाई जाती है बेटा चिकन पॉक्स के लिए। वैक्सीनेशन ऑफ live attenuated vaccine containing varicella is given to the children of 12 to 18 months for active immunization। मतलब अब जो बच्चे हो रहे हैं या जब से हमारे पास वैक्सीन है तो उनको 12 से 18 महीने की उम्र में ही इसके वैक्सीन लग जाते हैं। अब वैक्सीन लग जाएगा तो उनको फिर ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो वैक्सीन कैसी है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स वायरस है, वेरिसोला जोस्टर जो वायरस है, वो लाइव होता है और थोड़े से अमाउंट में वो बच्चे के अंदर डाल दिया जाता है। जब वैक्सीन लगती है तो हो सकता है बच्चे को बुखार हो, थोड़े बहुत उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सिम्टम्स निकल कर आए, बट वो डेडली सिम्टम्स नहीं होंगे बेटा। वो सिर्फ वहां पर इम्यूनिटी काम कर रही है। फर्स्ट टाइम जब वायरस को देखा गया है वो ट्रिगर हो रहा है, बट वो फॉर एवर वाली इम्यूनिटी बन जाएगी एंड बच्चे को आगे कभी वायरस नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा। अब आ जाओ हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस जो है इसके 5 अलग अलग स्ट्रेन्स है बेटा, A, B, C, D और E, बट सारे के सारे इतने ज्यादा डेडली नहीं होते। कुछ वायरस हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडली हैं और कुछ वायरस हैं जो एक्यूट हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए होगी बीमारी और फिर ठीक हो जाएंगे। नाउ ये सारी की सारी बीमारियां बट लिवर को टारगेट करती हैं। बायोलॉजी में हेपेटाइटिस वर्ड जो है वो लिवर को टारगेट करता है। ठीक है, जैसे कार्डियक अरेस्ट है ना,
कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट के लिए है, रेनल वर्ड किडनी के लिए है, ऐसे हेपेटाइटिस वर्ड लिवर के लिए आता है। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 14 टू 45 डेज है और बहुत ही कॉमन है बच्चों के अंदर। इसको हम बेटा जॉन्डिस भी बोलते हैं, पीलिया, एंड इट इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो गंदे खाने और गंदे पानी से हो रहा है। वहीं पर हेपेटाइटिस बी जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 टू 26 वीक्स एंड इंडिविजुअल्स ऑफ एनी एज कैन बी इफेक्टेड फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस सी और डी की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल बी वायरस की तरह है इन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे बी वायरस फैलता है ऐसे ही ये फैल जाता है। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी आर हाई टेम्परेचर, हेडेक, जॉइंट पेन, यानी कि भूख नहीं लगती है ना, थकान रहती है, उल्टी जैसा फील होता है। आफ्टर 3 to 10 days जॉन्डिस में डेवलप विद डीप येलो यूरिन एंड लाइट कलर्ड स्टूल्स। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप देखते हो ना पीलिया हो जाता है, पीलिया, तो पीलिया में बहुत डार्क यूरिन आता है, स्किन का कलर बहुत ज्यादा येलो हो जाता है एंड आंखें येलो हो जाती है, क्योंकि लिवर जो है वो बाइल पिगमेंट्स बनाता है, लिवर को इफेक्ट करता है। इसमें हो सकता है लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए अगर ये क्रॉनिक होता है तो। ठीक है, चलो बेटा देखो, जितने भी हेपेटाइटिस है ए बी सी डी एंड ई, इसमें से सारे के सारे जो है वो क्रॉनिक नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए को शायद मैंने जॉन्डिस बोल दिया था, आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट हेपेटाइटिस बी इज नोन एज जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए इज एक्यूट, हेपेटाइटिस बी सी एंड डी कैन बी क्रॉनिक ऑल्सो, जो कि बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी को इम्पैक्ट देते हैं। ये सारी की सारी बीमारियों में इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट आपको कॉमन सिम्टम्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो कॉमन सिम्टम्स में फीवर वगैरह तो आएगा, बट ये सबसे ज्यादा लिवर को अटैक करने वाला है, तो लिवर सिरोसिस या लिवर इन्फ्लेमेशन दिखेगी अगर ये ज्यादा क्रॉनिक हो गया। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जॉन्डिस की, हेपेटाइटिस बी की, तो उसके अंदर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा येलोइश स्किन हो जाती है, और अगर लिवर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है ना तो वो एक पिगमेंट बनाता है बिलीरुबिन, वो बिलीरुबिन हमारे ब्लड में आ जाता है और बहुत येलोइश कलर देना स्टार्ट कर देता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। जो स्टूल्स है यानी कि फीकल मैटर है वो भी बहुत ज्यादा येलोइश हो जाएगा, यूरिन भी बहुत ज्यादा येलोइश हो जाएगा, तो सारे हेपेटाइटिस में थोड़े बहुत आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है बेटा? बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है, देख रहे हो सारे के सारे वायरल फीवर्स में है। टेक हाई कैलोरी डाइट विद लिमिटेड और नो प्रोटीन एंड फैट, वॉश हैंड्स आफ्टर पेशेंट्स बेड पैन एंड क्लोथ। बेटा ये क्या कह रहा है कि देखो रेस्ट तो करना ही करना है, बट यहाँ पर हाई कैलोरी डाइट सजेस्ट की जाती है। जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे हमने बताया था कि लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, और ये बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट पर एक्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत कम फैट और प्रोटीन सजेस्ट किया जाएगा। हाई कैलोरी डाइट यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रेकमेंड कराए जाएंगे ताकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी मेंटेन रहे और लिवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े फैट्स को डाइजेस्ट करने का। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोरोना वायरस और कोविड। ऐसे ही एक और वायरस आजकल आ गया है, दैट इज HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब ये जो वायरस है अगेन वी आर सेइंग कि ये चाइना से आया है एंड इस वायरस के अंदर भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो काफी नॉर्मल से हैं, जो नॉर्मल सांस लेने में दिक्कत हो जाना, बुखार हो जाना, पेट खराब हो जाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स इसके अंदर हैं। तो प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। अगर आप किसी भी भीड़ वाली जगह जा रहे हैं तो मेक श्योर आप मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स का यूज एक्टिवली स्टार्ट कर दो, या फिर प्रेफर करो कि आप बार बार अपने हैंड्स वॉश करें, जैसे आपने कोरोना वायरस के अंदर सारी चीजें सीखी थी। कोविड-19 को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सार्स भी बोला जाता है, SARS-CoV-2, जो कि 2019 में चाइना से आया। The disease spread all across the globe and has killed more than 5 million people till date and it is one of the deadliest pandemic। वो बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाए उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। SARS-CoV-2 वायरस अंदर काफी सारे इसके मॉडिफिकेशंस भी हो गए थे बेटा, जैसे डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस भी आ गया था। ये एक एयरबोर्न डिसीज है जो कि वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम वायरॉन्स बोलते हैं उससे फैलता है। सिम्टम्स क्या है इसके? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो फीवर, कॉफ, गले में दर्द, ब्रीदिंग में मतलब डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होना, हेडेक होना, और स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी वीक है बेटा वो इससे फाइट नहीं कर पाते तो वो लोग ज्यादा
इन्फेक्ट हो जाते हैं. देन इन सम केसेस स्पेशली इन ओल्ड पीपल और पीपल विद अदर हेल्थ कंडीशंस जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, अदर रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड कैंसर और विद पुअर इम्यून सिस्टम दे आर मोर प्रोन टू दिस डिसीज. सिम्टम्स आर सिवियर इनफ टू कॉज हॉस्पिटलाइजेशन. यू हैव सीन दिस, हमने लाइव न्यूज पर घर बैठे बैठे देखा है बेटा, लॉकडाउन में देखा है. मोस्ट केसेस रिकवर विद इन 1 to 2 वीक्स व्हाइल सम में टेक अप टू 6 वीक्स फॉर रिकवरी. अब इसमें प्रिवेंशन हो सकता है या फिर हमने जो वैक्सीनेशन लगवाई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन आई थी, हमारी इंडिया की वैक्सीन थी, तो वैक्सीनेशन इज देयर फॉर दिस डिसीज. और प्रिवेंशन हम सजेस्ट करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि घर पे रहो या फिर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्वारंटीन कर लो, आइसोलेट कर लो खुद को, सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना है, क्राउडेड जगह पर नहीं जाना है और वैक्सीनेशन लगानी है, मास्क पहनना है. ठीक है. सो अ डिसीज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज नोन एज पैंडेमिक. ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं. यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस फॉर इंजेक्टिंग मेडिसिन इज डिस्क्राइब्ड फॉर विच बीमारी. अगर हम डिस्पोजेबल सिरिंज की बात करें तो कौन सी बीमारी के लिए है, एड्स की बीमारी के लिए बात हो रही है, क्योंकि वायरस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है. वो वेक्टर जो ट्रांसमिट करता है मलेरिया के पैथोजन को, एनोफिलिस मस्क्यूटो. ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है, क्लास में भी कर चुके हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर होमवर्क. मैं चाहती हूँ आप कमेंट्स में इसका आंसर करें, इसका भी और इसका भी. ये सारे कमेंट्स में आपको आंसर करने हैं, ठीक है. दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. चलो बेटा, सो दिस वाज अगेन अ वन शॉट ऑफ डिसीजेस कॉज एंड कंट्रोल, जिसमें हमने बहुत सारी बीमारियां पढ़ी एंड उनके बेसिकली हमने ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन देखे. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड आई होप दिस इज कंप्लीट बाय यू. आपको बुक रीडिंग करनी है साथ साथ, अगर आप बैच में हैं या नहीं भी हैं, बुक रीडिंग हर बच्चे को करनी चाहिए. आप बुक रीड करोगे उतना ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में अपना आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड ये चैप्टर्स जो हैं, लास्ट के कुछ जो चैप्टर्स है जो कि हेल्थ वाली यूनिट है बेटा, उसके अंदर आपको कुछ फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, जैसे वैक्सीन के नाम, प्रिवेंशन के कुछ तरीके, कौन कौन से एजेंट्स है, कौन कौन से वेक्टर्स है जो बीमारियां कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा मेमोराइजिंग साइड पर चला जाता है. तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले इसको रीड करें. जितना आप रीड करोगे उतना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा एंड देन आप एग्जाम के टाइम भी नहीं भूलोगे. आप कितना ही नर्वस हो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो. स्पेशली एक ही बुक प्रेफर करो जो आपके मेन पब्लिशर है, उसी को रीड करो. और आप लेक्चर्स तो देख ही रहे हो बेटा, और आपको यहाँ भी नोट्स मिल ही जाएंगे. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.